when parallel beam of light enters water surface obliquely at some angle, what is the effect on the width of the beam? ठीक है, लाइट एयर से वाटर में जा रही है, मतलब रेयर से डेंसर जा रही है obliquely at some angle, what is the effect of the width of the beam? इसको देखते हैं, सुने, देखो इसको थोड़ा सा प्रूव करके देखते हैं। एक रे बना, एक सरफेस बना ली, इंटरफेस बनाइए जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। मान लो ये आपका एयर है, दैट मीन्स रेयर मीडियम, और ये वाटर है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, अब इस पर दो रेज डालो, एक बीम डालनी है तो एक बीम डाल दी, देखो मैंने ऐसे, ये वाली। इसमें हाइगन प्रिंसिपल लगेगा बेटा। तो देखो इसमें ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया, ये वाली। जब ये वाली रे यहाँ पे पहुंची है तो उतने टाइम में ये वाली रे यहाँ पे पहुंची है बेटा, तो ये वेव फ्रंट हो गया आपका ये वाला। यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे अगर हम ऐसे, तो ये इंसिडेंस एंगल हो गया आई। अगर वेव फ्रंट है तो ये वाला एंगल बताओ मेरे को, ये 90 माइनस के आई, क्योंकि ये रे और वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये 90 माइनस के आई। और इसके बीच में ये वाला एंगल बताओ, तो ये आई आएगा। ठीक है, अब यहाँ से इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से, ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये मीडियम के जो दो पार्टिकल हैं, ये वाला और ये वाला पॉइंट ए डाल देता हूँ और बी, वे हैव इज अ न्यू सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट एंड इमिट द सेकेंडरी वेवलेट। तो यहाँ से बी से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट टी सेकंड में मान लो यहाँ पे पहुँची और यहाँ स्ट्राइक करी, टी सेकंड में यहाँ पे पहुँचती हैं, तो उसी टी सेकंड में ए से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट भी कुछ कहीं पहुँच जाएंगी, लेकिन ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी और ये वाली डिस्टेंस कम होगी। लेकिन जब लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो टूवर्ड द नॉर्मल होती है। तो अभी मैं थोड़ा सा चीटिंग करके टूवर्ड द नॉर्मल कर देता हूँ पहले इसको। दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे और ये एंगल आर है ना, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लूँ ऐसे। तो देखो ये यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट को यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगा है, तो उतने ही टाइम में ये भी कहीं पहुँचेगी, लेकिन ये डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगी, तो कुछ यहाँ पे पहुँचेगी। तो यहाँ पे इसको सेंटर मान के यहाँ एक आर्क बना लो, और ये आपका यहाँ से परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर दो इस पर ऐसे, और ये यहाँ पर इस तरह से ये भी टूवर्ड द नॉर्मल होगा और ये एंगल आर होगा, ये भी आर, ये भी आर, ये रिफ्रैक्टेड होगा, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया बेटा। तो देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दो रिफ्रैक्टेड रेज के बीच में। इसको मैं यहाँ पे P डाल देता हूँ, यहाँ पे Q डाल देता हूँ, ये टेंजेंट ड्रॉ किया था। अब हमें ये पता करना है कि बीम का जो विड्थ है वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। कैसे पता करें? ये R है तो ये था ये रिफ्रैक्टेड रे और ये वेव फ्रंट, तो इनके बीच में 90 डिग्री, ये R तो ये वाला कितना 90 माइनस R, और ये 90 माइनस R तो ये, और इसके बीच में 90 तो ये वाला R। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ट्रायंगल आपको जो दिख रहा होगा ABP, इसमें अगर आप cos I निकालोगे, cos I ये वाला, तो परपेंड बेस बटे हाइपोटेनियस होता है, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो गया, तो AB इज बेस, AB बेस हो गया और हाइपोटेनियस हो गया AP। ऐसे ही सिमिलरली अगर आप ट्रायंगल, आप कौन सा वाला ट्रायंगल APQ में देखोगे, APQ नीचे वाले में, इसमें भी cos R निकालोगे तो बेस आपका PQ होगा और हाइपोटेनियस होगा आपका AP। अगर इन दोनों का हम डिवाइड कर ले, cos I अपॉन cos R इज इक्वल टू AB अपॉन AP डिवाइडेड बाई PQ अपॉन AP, AP से AP कट गया, ये आया AB अपॉन PQ। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट यहाँ पर एयर से वाटर में जा रही है, दैट मीन्स ऑप्टिकल रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रही है, तो इंसिडेंस एंगल ज़्यादा होगा और रिफ्रैक्टेड एंगल कम होगा। कोई लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो रे टूवर्ड द नॉर्मल बैंड होती है, तो I ग्रेटर देन R। अगर I ज़्यादा है तो cos I कम होगा और cos R ज़्यादा होगा। भाई इन जितना थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, 0, 30, 45, 60, थीटा बढ़ता है, लेकिन cos थीटा घटता है बेटा। cos 0 की वैल्यू +1 और cos 60 की वैल्यू जो होती है sin 30 की वैल्यू, दैट मीन्स 1/2 0.5, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है बेटा। तो थीटा बढ़ रहा है लेकिन cos थीटा घट रहा है, तो जितना थीटा ज़्यादा होगा cos थीटा की वैल्यू कम होगी, तो यहाँ ज़्यादा है तो इसकी कम होगी। तो cos I, इसको इसके नीचे लेके आओ, cos I अपॉन cos R लेस देन 1, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? cos I अपॉन cos R की वैल्यू है AB अपॉन PQ,
तो ए बी अपॉन पी क्यू लेस देन 1, दैट इज ए बी ग्रेटर देन पी क्यू। तो ए बी की जो विड्थ है वो कम है और पी क्यू की विड्थ ज़्यादा है, तो विड्थ बढ़ गई घट गई बेटा, विड्थ बढ़ गई। ये परपेंडिकुलर सेपरेशन है इन दोनों की, और इसकी भी परपेंडिकुलर सेपरेशन है भाई। परपेंडिकुलर सेपरेशन तो देखेंगे यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर सेपरेशन ये वाली और ये वाली तो सेम है, लेकिन ये वाली ज़्यादा है इस वाली सेपरेशन से, तो मैं कहूँगा कि जो बीम की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। हेंस इफेक्ट ऑफ विड्थ ऑफ बीम क्या हुआ, इंक्रीज, ये लिख देते हैं। हेंस विड्थ ऑफ बीम इज इंक्रीजेज। ठीक, ये ध्यान रखना, ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना। एयर से वाटर आ रहे हैं, रेयर से डेंसर आ रहे हैं, डेंसर टू रेयर आएंगे, फिर चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, सो द स्ट्रॉ अपीयर बेंट व्हेन द पार्सली डिप्ड इन वाटर एंड एक्सप्लेन इट। देखो, अगर हम पहले कोई इसमें वाटर नहीं भर रहे, है ना, कोई वाटर नहीं भर रहे, और इसमें एक हमने पेंसिल डाल दिया या कोई स्ट्रॉ डाल दिया ऐसे, ठीक, ये कोई स्ट्रॉ है ऐसे, तो यहां से अगर लाइट चलेगी तो ये लाइट बेंड नहीं होगी बेटा, सीधी चलेगी बिल्कुल स्ट्रेट। अभी इसमें कोई लिक्विड नहीं भरा, खाली है ये, तो लाइट सीधी चलेगी और ये हमारी आंखों में जाएगी। और हमारी आंख होती है मासूम, वो लाइट को बेंड करना नहीं जानती, तो जब लाइट सीधे गई तो लाइट को बेंड नहीं करेगी, तो उसको लगेगा ये लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये इसमें हमें ये पेंसिल बिल्कुल सीधी दिखेगी। लेकिन जैसे ही इसको अगर हम किस में डिप कर देंगे, किसी लिक्विड में डिप कर देंगे, तो क्या कहानी हो जाएगी जरा समझते हैं। मान लो इसमें मैंने ये लिक्विड भर दिया, ये इसका सरफेस है, तो इसमें ये जो पेंसिल थी पहले, ये है, मान लो स्ट्रॉ है, पेंसिल है, जो भी है आपकी, ये है ना। तो पहले तो ये थी, लेकिन अब कैसे दिखेगी, तो देखो यहां से लाइट चलेगी ऐसे, और एक और लाइट अभी एक चला दिए, है ना। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा चालाकी चलूं, जैसे मैं जानता हूं कि जब आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम हो और रेयर मीडियम में से हम देखते हैं, तो उसका जो शिफ्ट होता है, नॉर्मल शिफ्ट होता है, वो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है नहीं। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी ऊपर दिखेगी बेटा यहाँ, तो थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके पहले मैं बना लेता हूँ, कुछ इस तरीके से दिखेगी बेटा। कुछ ये यहाँ से की बजाय यहाँ क्यों दिखेगी, वो जरा समझते हैं। ये रेज ऐसे गई, तो ये रेज कुछ अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी कि नहीं होगी। लाइट डेंसर टू रेयर जाते हैं, ये नॉर्मल हो गया, तो लाइट डेंसर टू रेयर जाते हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, रे ऐसे हो जाएगी। एक और रे बना लेता हूँ, एक रे कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना लेता हूँ, ऐसे नॉर्मल बना दो, तो ये रेज कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। कोई व्यक्ति अगर यहाँ से देख रहा होगा इसको, तो ये रेज इसकी आंखों में ऐसे जा रही होंगी, और ये हमारी आंख होती है मासूम, ये लाइट को टेढ़ा करना नहीं जानती, बेंड करना नहीं जानती, तो ये लाइट सीधी उसे ऐसा लगेगी यहाँ से आ रही है ना, उसे ऐसे लगेगा कि यहाँ से आ रही है, इसीलिए ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये आपका रियल है और ये इसकी इमेज है, वर्चुअल इमेज, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। तो आप इस तरह से रीड्रॉ कर सकते हो। इसको एक्सप्लेन करने की कह रहा है, तो ये एक्सप्लेन करने की कह रहा है कि इसको एक्सप्लेन भी करो, थोड़ा सा लिखो उसके बारे में, एंड एक्सप्लेन इट। तो एक्सप्लेन में लिख सकते हो आप यहाँ, इट इज बिकॉज, ये बैंड क्यों हुई, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रेक्शन हुआ, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, वाटर भरा हुआ है इसमें, या कोई लिक्विड वाटर कह रहा ना, विद स्ट्रॉ बैंड डिप्ड इन वाटर, वाटर ही बोला है, और ऊपर एयर, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का ही तो रिफ्रेक्शन हुआ बेटा, यहाँ रिफ्रेक्शन नहीं हुआ, मीडियम ही चेंज नहीं हुआ बेटा, क्योंकि यहाँ खाली है, एम्प्टी है बेटा, बिल्कुल कुछ है ही नहीं इसमें लिक्विड, तो रिफ्रेक्शन नहीं हुआ तो कोई बैंडिंग नहीं दिखाई दी। रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये बैंड होती है, या और लिख सकते हो रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट से क्या होता है, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। देखो जैसे लाइट पड़ी इस पे तो डायरेक्शन चेंज हो गई, इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, यहाँ से जैसी बाहर गई तो डायरेक्शन चेंज हुई है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज
when it passes from water to air obliquely स्पेलिंग obliquely की कहूँगा, अच्छा बताया नहीं उसने। इट अपीयर बेंट व्हेन द पार्सली डिप्ड इन वाटर, नेक्स्ट obliquely लिख दो, चलो ठीक है। QELEY स्पेलिंग गलत हो सकती है भाई, ठीक है। चले, ये इसका आंसर हो गया, 26 का बी हो गया बेटा। ये तो ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो 26 का बी। द ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर बाई डायग्राम, ठीक है। ऑप्टिकल सिग्नल मतलब लाइट की बात कर रहा है, थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। तो देखो ऑप्टिकल फाइबर के 3 मेन पार्ट होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, फाइबर ये बेस्ड ऑन TIR, एक पॉइंट, और 3 मेन पार्ट हैं इसके, 3 मेन पार्ट्स। एक होता है सबसे पहले कोर, दूसरा होता है क्लैडिंग, और तीसरा होता है बफर कोटिंग। ठीक है, ये केवल सेफ्टी पर्सन के लिए होती है। कोर क्लैडिंग मेन पार्ट होता है। तो डायग्राम बनाने की कह रहा है तो डायग्राम बना दो, कुछ इस तरह से बना दो। एक पाइप ले लो, ऐसे नहीं। इसका जो डायामीटर होता है ना, ये बहुत छोटा होता है। ये डायामीटर D, डायामीटर लाइज 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का, इसके ऊपर एक कोटिंग होती हुई चारों तरफ, जिसे हम क्लैडिंग बोलते हैं। जैकेट और होती है ऐसे, ठीक है, इसे हम क्लैडिंग बोलते हैं। इसको कुछ इस तरह से बना दो। फिर इसके ऊपर एक और कोटिंग हो रही होती है जिसे बफर कोटिंग बोलते हैं, उसे नहीं बना रहे, केवल इतना ही सफिशिएंट डायग्राम बना सकते हो आप ऐसे। एक क्लैडिंग है, और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है क्लैडिंग से। और जब ये लाइट यहां एंटर करती है नॉर्मल, तो यहां इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। लाइट डेंसर टू रेयर जानी चाहिए, तो देखो कोर से क्लैडिंग में जा रही है, तो ये डेंसर हो गया, म्यू डेंसर, और ये रेयर हो गया बेटा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का ज्यादा होता है, और क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है रेयर मीडियम का। तो लाइट डेंसर टू रेयर जानी चाहिए, तो यहाँ पे TIR होता रहता है ऐसे, ये फिर यहाँ पे TIR हो जाएगा, फिर नॉर्मल ड्रॉ कर दो, फिर TIR हो जाएगा, फिर नॉर्मल ड्रॉ कर दो, बाहर निकल जाएगी। ये ऑप्टिकल सिग्नल ऐसे TIR होता हुआ चलता है, ठीक है। तो ये तो डायग्राम बना दिया। थोड़ा सा इसके बारे में लिख दो कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन एंड ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर at a angle, some angle, it goes inside and suffer repeated total, चार्ट कर लिख देता हूँ, total internal reflection because angle of incidence is greater than critical angle of fiber material with respect to its आउटर कोटिंग। बस इतना एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये 26 का C पार्ट भी हो गया भाई।